हेलो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस में आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ऑर्थो इफेक्ट एंड एसआईआर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी एप्लीकेशंस हम क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे, आप समझे इसे। देखो, ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर की अगर बात की जाए, दोनों ही केस में हम रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। मतलब आप ऐसा समझें, एक मॉलिक्यूल में अगर ऑर्थो इफेक्ट या एसआईआर हमें मिलता है तो उस मॉलिक्यूल में जो रेजोनेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन नॉर्मल कंडीशन, उस एक्सपेक्टेड रेजोनेंस के कंपैरिजन में आपको रेजोनेंस कम मिलेगा इफ देयर इज ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर इन द मॉलिक्यूल। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, इन केस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट एंड एसआईआर देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन रेजोनेंस। अब एक बात और समझना, देखो ऑर्थो इफेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमने कहा कि रेजोनेंस पे डिस्टर्बेंस होगा, और इस डिस्टर्बेंस पे क्या होगा, रेजोनेंस गेट्स डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रेजोनेंस इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो इस केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल के एक पर्टिकुलर पार्ट में जितना रेजोनेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें उसके कंपैरिजन में रेजोनेंस कम मिलेगा। दैट इज द केस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। और आप ध्यान देना, एसआईआर की अगर बात की जाए तो एसआईआर के केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर पार्ट में जहां पर हम रेजोनेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट में हमें रेजोनेंस जीरो मिलता है। मतलब एक्सपेक्टेड रेजोनेंस, हमने वहां पर उस पार्ट में रेजोनेंस एक्सपेक्ट किया है, बट अगर हमें जिस पार्ट में हम रेजोनेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर अगर रेजोनेंस जीरो हो जाए तो वो केस हमें मिलता है एसआईआर के केस में। एसआईआर की अगर बात की जाए तो इट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस जो होगा वो उस पर्टिकुलर पार्ट में टोटली इनहिबिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो कि ऑर्थो इफेक्ट में तो हमने कहा कि उस पार्ट में रेजोनेंस डिक्रीज होगा, लेकिन एसआईआर में क्या होगा, उस पार्ट में रेजोनेंस टोटली इनहिबिट हो जाएगा। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एसआईआर इज द एक्सट्रीम केस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। एसआईआर जो है वो एक तरह से ऑर्थो इफेक्ट का एक्सटेंशन है, उसका एक्सट्रीम केस है, राइट। अगर रेजोनेंस एक्सपेक्टेड से डिक्रीज होकर आपको मिलता है तो वो ऑर्थो इफेक्ट है, और अगर वो डिक्रीज होकर जीरो हो जाए तो दैट विल बिकम एसआईआर। अब क्वेश्चन है कि ऑर्थो इफेक्ट या एसआईआर की वजह से अगर हम रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, ऑर्थो इफेक्ट या एसआईआर होगा ही क्यों। तो उसका रीजन है, ऑर्थो इफेक्ट इन एसआईआर इज ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। आप ध्यान देना, ये जो इफेक्ट हमें मिलता है वो इफेक्ट मिलने का रीजन क्या है, स्टेरिक। स्टेरिक की वजह से हम ऑर्थो इफेक्ट या एसआईआर की बात करते हैं एक मॉलिक्यूल में। अब इस कंसेप्ट को समझाता हूं मैं आपको, आप ध्यान देना। ये एक फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने लिया है, और इस मॉलिक्यूल में सपोज ग्रुप जी इज बॉन्डेड विद द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, और ऐसा मान लेते हैं कि देयर इज रेजोनेंस बिटवीन द ग्रुप जी एंड रिंग। बात समझना, अगर ग्रुप जी और रिंग के बीच में हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो याद करें रेजोनेंस का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। जी और रिंग अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ ग्रुप जी एंड कार्बन ऑफ रिंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड। याद करो, रेजोनेंस का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। इन केस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या कहा जाए इन केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। आप ध्यान देना, अगर इस ग्रुप जी का रिंग के साथ में रेजोनेंस है तो डेफिनेटली फिर तो हम बात करेंगे कि इस ग्रुप जी का जो पी ऑर्बिटल होगा वो इस रिंग के कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस, राइट। और साथ में ये भी कंडीशन है कि ये जो पी ऑर्बिटल है वो फर्दर इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ और इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ में भी ओवरलैप कर रहा है। और आप देखो, यही हमने रेजोनेंस इफेक्ट या कहा जाए मेसोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन डिस्कस की है। There is overlapping of one orbital with more than one other orbitals to form pi bond। इसका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, if there is interaction between group G and ring for resonance, अगर ग्रुप G और रिंग के बीच में रेजोनेंस का इंटरेक्शन है तो डेफिनेटली दोनों के पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तभी हमें वो रेजोनेंस की कंडीशन मिलेगी। अब एक बात समझना, देखो ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें, क्या मैं कह सकता हूं, परफेक्ट ओवरलैपिंग के लिए p orbital of group G and p orbital of carbon should be exactly parallel to each other। ये बात समझ में आ रही है। ये दोनों p orbitals अगर exactly parallel हैं तो आप कह सकते हैं दोनों p orbitals में overlapping perfect होगी, और अगर overlapping perfect है तो फिर ग्रुप G और रिंग के बीच में जो रेजोनेंस होगा वो रेजोनेंस भी परफेक्ट होगा। मतलब उस केस में हम कह सकते हैं कि जो भी रेजोनेंस हम ग्रुप G और रिंग के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें एक्सपेक्टेड रेजोनेंस मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो ध्यान देना, ग्रुप जी और रिंग के बीच में जो एक्सपेक्टेड रेजोनेंस है वो आपको एक्सपेक्टेड रेजोनेंस 100% मिले। इसके लिए जरूरी है कि ग्रुप जी और कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं
वो परफेक्टली ओवरलैप करने चाहिए, उनके बीच में ओवरलैपिंग 100% होना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब दोनों पी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल हैं। अब एक बात सोचिए, ये दोनों पी ऑर्बिटल्स, ध्यान देना, अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली एग्जैक्टली पैरेलल हैं तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो 100% होगी। और अगर ओवरलैपिंग 100% है तो फिर तो ग्रुप जी और रिंग के बीच में जो रेजोनेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रेजोनेंस भी आपको 100% मिलेगा। और ऐसे केस में अगर ग्रुप जी और रिंग के बीच में रेजोनेंस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इफ देयर इज नो डिस्टर्बेंस ऑफ रेजोनेंस बिटवीन ग्रुप जी एंड रिंग एट ऑल, अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो फिर तो हम बात करेंगे देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। यहां पर इस केस में फिर यहां पर इस मॉलिक्यूल में ऑर्थो इफेक्ट या एसआईआर हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखो, नो ऑर्थो इफेक्ट नो एसआईआर, मतलब नो इफेक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ग्रुप जी और रिंग के बीच में जो रेजोनेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रेजोनेंस हमें 100% मिलना चाहिए। और ये 100% रेजोनेंस कब मिलेगा? जब दोनों के पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग 100% होगी। और ये पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग 100% कब होगी? जब दोनों पी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल हो। अब पॉइंट ये आता है कि ग्रुप जी और रिंग दोनों के पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हो, ग्रुप जी और रिंग के कार्बन के पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हो, ये ऐसा कब हो सकता है? ये दोनों पी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल कब होंगे? आसान है, देखो, दोनों पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल होने के लिए, फॉर द पैरेललिटी ऑफ p orbital of group G and p orbital of carbon of ring, the required condition is group G and ring should be coplanar। आप conceptually सोचिए, अगर group G और ring same plane में, if group G and ring are in the same plane, if they are coplanar, their p orbitals will be parallel to each other। उस केस में दोनों के p orbitals होंगे वो exactly parallel होंगे। मैं आपको समझाता हूँ, देखो, चलिए ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ये ग्रुप G का प्लेन है, सपोज दिस इज द प्लेन ऑफ ग्रुप G। तो आप बता सकते हैं ये अगर ग्रुप जी का प्लेन है तो इसका पी ऑर्बिटल कैसा होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा। ये कंडीशन होगी। इफ दिस इज द प्लेन ऑफ ग्रुप जी, अगर ये ग्रुप जी का प्लेन है तो इसका पी ऑर्बिटल कैसा होगा? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा। अब ध्यान देना, रिंग की अगर बात करते हैं, मान लेते हैं दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग, अगर ये रिंग का प्लेन है तो फिर रिंग के कार्बन के जो पी ऑर्बिटल होंगे वो कैसे होंगे? इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर होंगे, राइट? सो दिस इज द प्लेन ऑफ ग्रुप जी एंड इट्स पी ऑर्बिटल, एंड दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग एंड इट्स पी ऑर्बिटल। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों पी ऑर्बिटल्स, इन दोनों पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग परफेक्ट हो, तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि ये दोनों पी ऑर्बिटल्स जो है वो एग्जैक्टली पैरेलल होने चाहिए। तो ऐसा करते हैं, दोनों पी ऑर्बिटल्स को मैं पैरेलल लेकर आता हूँ। देखो, ये दोनों पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हो, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ग्रुप जी का प्लेन और रिंग का प्लेन जो है वो सेम हो जाए। अगर ग्रुप जी और रिंग कोप्लेनर है, ध्यान देना, इफ द ग्रुप जी एंड रिंग आर कोप्लेनर, दोनों का प्लेन अगर कॉमन है, दोनों अगर सेम प्लेन में है, तो फिर हम बात कर सकते हैं देयर पी ऑर्बिटल्स विल बी एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर। एंड इफ पी ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये पी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल हैं तो इनके बीच में ओवरलैपिंग परफेक्ट होगी। ओवरलैपिंग आप कह सकते हैं 100% होगी। और अगर ओवरलैपिंग 100% होगी तो ग्रुप जी और रिंग के बीच में जो रेजोनेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रेजोनेंस भी 100% होगा। और अगर ग्रुप जी और रिंग के बीच में रेजोनेंस 100% है, जो रेजोनेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर हमें 100% रेजोनेंस मिलता है तो फिर हम बात कर सकते हैं देयर इज नो डिस्टर्बेंस ऑफ रेजोनेंस इन द मॉलिक्यूल। और अगर रेजोनेंस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो ऑर्थो इफेक्ट, देयर विल बी नो एसआईआर। तो ये तो हमने वो मॉलिक्यूल लिया है जिसमें हमें कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है। अब मैं इसको रेफरेंस मानते हुए सेकेंड मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। और अब आप ध्यान देना, देखो, सेकेंड मॉलिक्यूल में ग्रुप जी तो प्रेजेंट है, लेकिन अब मैं यहां पर ये कंडीशन ले रहा हूं उसमें कि इस ग्रुप जी के एडजेसेंट में, ध्यान देना, इस ग्रुप जी के एडजेसेंट में यहां पर एक और ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज G1। नाउ टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग फॉर ऑर्थो पोजीशन। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ऑर्थो पोजीशन है, या कह सकते हैं 1-2 पोजीशन। आप ध्यान देना, यहां पर मैंने ग्रुप G1 शो किया है, अंडरस्टूड है। अगर यहां पर कोई ग्रुप शो नहीं किया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि यहां पर इस कार्बन पर H प्रेजेंट होगा, राइट? तो अब यहां पर इस रेफरेंस के कंपैरिजन में अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो इस H की जगह यहां पर मैंने एक ग्रुप G1 लिया है। और ऐसे में आप सोचिए, अगर यहां पर इस ग्रुप G के एडजेसेंट में ग्रुप G1 प्रेजेंट है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं देयर विल बी
स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन दीज ग्रुप्स, उस केस में क्या होगा, इन ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा। और ध्यान देना, अगर इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन है, इफ देयर इज रिपल्शन बिटवीन दीज ग्रुप्स G एंड G1, स्टेरिक रिपल्शन क्या होता है ये हम आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। देखो, स्टेरिक रिपल्शन अगर इस मॉलिक्यूल में है, इन ग्रुप्स के बीच में अगर रिपल्शन है, तो दिस स्टेरिक रिपल्शन विल इंड्यूस स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल एंड दैट इज कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन। तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं स्टेरिक स्ट्रेन इंड्यूस होगा, एंड दिस स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल विल अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे क्या होगा, इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल डिक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब स्टेबिलिटी कितना डिक्रीज होगी ये डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन, और एक्सटेंट ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन वो डिपेंड करेगा स्टेरिक रिपल्शन पर। क्या हम बात कर सकते हैं, मोर द रिपल्शन बिटवीन दीज ग्रुप्स, ध्यान देना, इन ग्रुप्स के बीच में जितना ज्यादा रिपल्शन होगा स्ट्रेन उतना ज्यादा इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रेन इंड्यूस होगा हम बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। अब ऐसे में क्या होता है, देखो आप ध्यान देना, अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन है और ये रिपल्शन अगर कंसिडरेबल है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी जो होगी वो कंसिडरेबली अफेक्ट होगी। और अगर मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी कंसिडरेबली अफेक्ट होती है, तो फिर तो यहां पर हम बात करेंगे दिस मॉलिक्यूल विल ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। देखो आप ध्यान देना, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल में स्ट्रेन हो नहीं सकता। आप ध्यान देना, स्टेरिक स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल में स्टेरिक स्ट्रेन होता ही नहीं है। मॉलिक्यूल में स्टेरिक स्ट्रेन हो सकता है, लेकिन एक लिमिट में। अगर स्टेरिक स्ट्रेन लिमिट में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मॉलिक्यूल स्टेरिक स्ट्रेन को बेयर कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो होती है वो कंसिडरेबली अफेक्ट होने लगती है। और ऐसे में आप याद करो, हमने डिस्कस किया है कि अगर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कंसिडरेबली अफेक्ट होती है तो फिर दो ऑप्शन है, या तो मॉलिक्यूल किसी तरह से उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेन को मिनिमाइज करना चाहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर स्ट्रेन को मिनिमाइज करने का ऑप्शन नहीं है, मॉलिक्यूल के पास अगर स्ट्रेन को मिनिमाइज करने का ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस में ही प्रॉब्लम हो जाए। अब क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है और वो अगर उसके एग्जिस्टेंस को अफेक्ट कर रही है, तो फिर डेफिनेटली मॉलिक्यूल चाहेगा अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेन को डिक्रीज करना। क्वेश्चन है ये स्ट्रेन कैसे डिक्रीज होगा। स्ट्रेन डिक्रीज हो सकता है अगर यहां पर हम बात करें कि ग्रुप G जो है वो रिंग के प्लेन से आउट चला जाए। याद करो, ऐसा ही केस हमने पॉलीफेनॉल सिस्टम में भी डिस्कस किया था। मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर मैं इसके आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाता हूं, आप ध्यान देना। मान लेते हैं यहां पर ग्रुप G जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सपोज द ग्रुप G प्रेजेंट ऑन रिंग इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर मैं प्रीवियस केस लेता हूं, यहां पर अगर H प्रेजेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ग्रुप G के एडजेसेंट में H प्रेजेंट है, तो याद करो हमने डिस्कस किया है रिपल्शन बिटवीन दीज टू यूनिट्स विल बी कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। याद करो, आउट ऑफ टू रिपेलिंग यूनिट्स इफ वन ऑफ द यूनिट इज हाइड्रोजन, then whatever is the second unit G, steric repulsion between units will be considered to be negligible। क्योंकि याद करो H is considered as a very very small unit in respect of steric repulsion। हम H को steric repulsion के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉल यूनिट काउंट करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो steric repulsion होगा वो नेग्लिजिबल होगा। और अगर steric repulsion नेग्लिजिबल होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ फिर तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन इंड्यूस होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा। और स्ट्रेन अगर नेग्लिजिबल होगा तो यहां पर जो स्टेबिलिटी में अफेक्ट होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं यहां पर इस केस में स्टेरिक स्ट्रेन इज नेग्लिजिबल। यहां पर स्टेरिक जो है वो नेग्लिजिबल स्टेरिक है, और इसीलिए मैंने यहां पर किसी भी स्टेरिक की कोई बात नहीं की। लेकिन अगर H की जगह कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट हुआ और अगर इन ग्रुप्स में स्टेरिक स्ट्रेन कंसिडरेबल है, तो ऐसे में इस मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो कंसिडरेबली अफेक्ट होने लगती है, राइट।
और ऐसे में मैंने आपसे कहा कि अगर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो मॉलिक्यूल किसी तरह से इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेन को मिनिमाइज करेगा, और अगर स्ट्रेन मिनिमाइज करना पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस में ही प्रॉब्लम हो जाए। अब क्वेश्चन है कि अगर मॉलिक्यूल स्ट्रेन को मिनिमाइज करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन क्या है। देखो, स्ट्रेन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चेंज इन ज्योमेट्री। ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल जिस ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड है, और अगर उस एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल को स्ट्रेन अगर मिलता है तो हो सकता है कि उस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल आपको एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री में ना मिलकर किसी डिफरेंट ज्योमेट्री में मिल जाए, और वो डिफरेंट ज्योमेट्री में जाने का रीजन समझ में आ रहा है क्या है, टू मिनिमाइज स्ट्रेन। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। जैसे इस केस में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रिंग का कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे में बात कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड रिंग दे विल बी कोप्लेनर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे। क्यों? ताकि इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में पैरेलल हो, क्योंकि अगर p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे तो इन p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू हम यहाँ पर रेजोनेंस की बात करेंगे। क्लियर हो रही बात है? और ये जो p ऑर्बिटल होगा वो फर्दर इन p ऑर्बिटल के साथ में भी ओवरलैप करेगा, राइट। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये तो केस फर्स्ट वाला है जहां पर हमने कहा कि दोनों p ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल होंगे, सिंस carboxylic group and ring are coplanar. If these are coplanar, their p orbitals will be exactly parallel to each other. And if p orbitals are exactly parallel to each other, the overlapping between p orbitals will be perfect. That will be 100%. And if overlapping is 100%, resonance interaction between carboxylic group and ring will be 100%. तो इस केस में तो हम कह सकते हैं there will be no effect at all. लेकिन हम यहाँ पर अब ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल में ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप G1 प्रेजेंट है एंड देयर इज स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ग्रुप G1, अगर इनके बीच में रिपल्शन है और ये रिपल्शन अगर कंसिडरेबल है तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो कंसिडरेबली अफेक्ट होगी, और अगर कंसिडरेबली अफेक्ट होगी तो यहाँ पर मॉलिक्यूल इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहेगा, स्ट्रेन को मिनिमाइज करना चाहेगा। और स्ट्रेन कैसे मिनिमाइज होगा समझ में आ रहा है? स्ट्रेन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चेंज इन ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल जो होगा वो अपनी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री में से किसी डिफरेंट ज्योमेट्री में चला जाएगा इस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए। और वो कैसे पॉसिबल है आप देखो, सपोज ये आपके पास कंडीशन है, ध्यान देना। सपोज दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग, ये मान लेते हैं रिंग का प्लेन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज C डबल बॉन्ड O OH। और अभी मैंने कंडीशन क्या ली है, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस प्लेन में और रिंग भी इसी प्लेन में, मतलब दोनों कोप्लेनर है। और देखो दोनों अगर कोप्लेनर है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि दोनों के जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो एग्जैक्टली पैरेलल होंगे। इस केस में हम कह सकते हैं इफ रिंग एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कोप्लेनर, इन दैट केस देयर p ऑर्बिटल्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और अगर ये p ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग 100% होगी, और ओवरलैपिंग अगर 100% है, ओवरलैपिंग में अगर डिस्टर्बेंस नहीं है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग के बीच में जो रेजोनेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रेजोनेंस में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और अगर रेजोनेंस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो दिस इज द फर्स्ट केस, रेफरेंस वाला केस, जहां पर हम बात करें कि इफ देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन रेजोनेंस देयर विल बी नो इफेक्ट एट ऑल। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पर इसके एडजेसेंट में ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप G1 प्रेजेंट है। अब आप ध्यान देना, यहां पर अब हम बात करें कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप G1 प्रेजेंट है, ये यहां पर कोई ग्रुप G1 प्रेजेंट है, और ऐसे में हम बात करें कि नाउ देयर इज रिपल्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ग्रुप G1। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एटम्स और इस ग्रुप G1 के एटम्स के बीच में रिपल्शन है, और ऐसे में क्या होगा, देखो ये रिपल्शन जो होगा वो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन इंड्यूस करेगा एंड दैट इज कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन। और इस स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो अफेक्ट होगी, और इसीलिए हमने कहा कि अगर इनके बीच में रिपल्शन कंसिडरेबल है तो स्ट्रेन भी कंसिडरेबल होगा, और स्ट्रेन अगर कंसिडरेबल होगा तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो कंसिडरेबली अफेक्ट होगी, और अगर कंसिडरेबली अफेक्ट होगी तो फिर तो यहाँ पर मॉलिक्यूल इस स्ट्रेन को मिनिमाइज करना चाहेगा। अब स्ट्रेन कैसे मिनिमाइज हो सकता है, बाय चेंज इन ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री चेंज में क्या होगा, ध्यान देना, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिंग के प्लेन से कुछ आउट चला जाएगा। आप ध्यान देना, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा
वो रिंग के प्लेन से कुछ आउट चला जाएगा, ये इस तरह से घूम जाएगा, और अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से आउट जाता है तो ऐसे में क्या होगा, ग्रुप G1 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एटम्स के बीच में डिस्टेंस पड़ जाएगी। बात समझना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर रिंग के प्लेन से आउट जाता है तो आउट जाने से क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ ग्रुप G1 एंड एटम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल इंक्रीज, और एटम्स के बीच में अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इनके बीच में रिपल्शन भी कम हो जाएगा, और रिपल्शन अगर कम होगा तो स्टेरिक स्ट्रेन कम होगा, स्टेरिक स्ट्रेन अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम अफेक्ट होगी, मतलब कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल इस कंडीशन में हमें ज्यादा स्टेबल मिलेगा। सो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल कैन मिनिमाइज, कैन डिक्रीज द स्टेरिक स्ट्रेन टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। इस तरह से मॉलिक्यूल अपनी ज्योमेट्री में चेंज करके, देखो मैंने आपसे क्या कहा, ज्योमेट्री में चेंज है, क्योंकि अदरवाइज आप सोचिए एक्सपेक्टेड तो ये था, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ये थी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमें रिंग के प्लेन में मिलता, दोनों को प्लेनर होते हैं, लेकिन हमने कहा कि ये एक्सपेक्टेड है, ये ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड है, लेकिन हमने कहा नहीं, इस एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, इन एटम्स के बीच में रिपल्शन है, और ये रिपल्शन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, और इसीलिए स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री में ना मिलकर आपको चेंज्ड ज्योमेट्री में मिलेगा, और वो चेंज्ड ज्योमेट्री क्या है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो रिंग के प्लेन से कुछ आउट चला जाएगा। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से आउट जाता है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एटम्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से एटम्स का रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन कम हो जाएगा, स्ट्रेन अगर कम होगा तो स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से जो स्टेबिलिटी अफेक्ट हो रही थी वो उतना स्टेबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी। लेकिन आप ध्यान देना, इस स्ट्रेन को डिक्रीज करने की वजह से अगर इस तरह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में चेंज हुआ तो यहां पर एक और फैक्टर अफेक्ट होगा, और वो कौन सा फैक्टर अफेक्ट होगा, रेजोनेंस। कैसे, आप देखो हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग अगर ये दोनों एग्जैक्टली प्लेन में है, अगर ये कोप्लेनर है तो हमने कहा दोनों के पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे, राइट। लेकिन हमने कहा कि अब यहां पर एटम्स के बीच में रिपल्शन कम होने के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो कुछ प्लेन से आउट जाएगा, और आप सोचिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर प्लेन से आउट जाता है तो फिर तो दोनों पी ऑर्बिटल्स जो कोप्लेनर वाली कंडीशन में पैरेलल थे, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लेन के रिंग के प्लेन से आउट जाता है तो अब ये दोनों पी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? नाउ पी ऑर्बिटल्स आर नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर, और अगर ये पी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, क्यों, ड्यू टू चेंज इन ज्योमेट्री, तो फिर तो हम कह सकते हैं दोनों पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी। जो हम पहले 100% ओवरलैपिंग कंसिडर कर रहे थे वो ओवरलैपिंग अब 100% ना होकर के कम हो जाएगी, पार्शियल ओवरलैपिंग रह जाएगी। और ऐसे में आप सोचिए दोनों पी ऑर्बिटल्स की अगर ओवरलैपिंग अफेक्ट होती है, ये अगर ओवरलैपिंग डिक्रीज हो गई तो फिर तो हम बात कर सकते हैं ओवरलैपिंग अगर डिक्रीज हुई तो रेजोनेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, और रेजोनेंस के डिक्रीज होने के इसी कंडीशन को हमने क्या नेम दिया है, ऑर्थो इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये ऑर्थो इफेक्ट में क्या हो रहा है, देयर इज डिस्टर्बेंस इन रेजोनेंस। अब यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग के बीच में रेजोनेंस 100% ना मिलकर कुछ कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि दोनों के पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, तो दोनों के पी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग 100% नहीं है, और अगर ओवरलैपिंग अफेक्ट होगी तो डेफिनेटली रेजोनेंस भी अफेक्ट होगा, एंड दिस इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस विल बी कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? और ऐसा क्यों हुआ समझ में आ रहा है? रेजोनेंस में क्यों इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से आउट जा रहा है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से आउट क्यों जा रहा है? टू डिक्रीज स्ट्रेन। इन एटम्स के बीच में रिपल्शन को कम करने के लिए, स्ट्रेन को कम करने के लिए यहां पर मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री से हमें डिफरेंट ज्योमेट्री में मिल रहा है, जिसमें हमने कहा एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो ये थी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लेन में होता, और आप सोचिए अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लेन में होता तो फिर दोनों पी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल होते, और अगर पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होते तो इनके बीच में ओवरलैपिंग परफेक्ट होती 100% होती, रेजोनेंस भी 100% होता। बट हमने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन दीज ग्रुप्स देयर विल बी चेंज इन ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री चेंज में क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो प्लेन से कुछ आउट चला जाएगा, और अगर आउट जाएगा तो आउट जाने से ये बात तो सही है कि इन एटम्स के बीच में अब रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा, स्ट्रेन अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी स्ट्रेन की वजह से अफेक्ट हो रही थी अब वो उतना अफेक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पैरेलल में यहां पर मॉलिक्यूल को एक लॉस भी हो रहा है, और वो लॉस क्या हो रहा है, रेजोनेंस का कुछ लॉस हो रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से आउट जाता है तो दोनों के पी ऑर्बिटल्स अब एग्जैक्टली पैरेलल नहीं रहेंगे, और अगर पैरेलल नहीं रहेंगे
तो फिर इनके बीच में ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी, और ओवरलैपिंग अगर डिक्रीज होगी तो फिर रेजोनेंस भी डिक्रीज होगा, और रेजोनेंस अगर डिक्रीज हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। और एक बात सोचिए, अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से 100% आउट चला जाए, बात समझना, मतलब अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से 90 डिग्री रोटेट हो जाए, 90 डिग्री अगर ये रोटेट हो जाए, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से अगर 90 डिग्री आउट चला जाए, तो नाउ p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बन ऑफ रिंग विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस केस में क्या होगा, दोनों p ऑर्बिटल्स होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ऐसा कब होगा, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो रिंग के प्लेन से 90 डिग्री घूम जाए। और ऐसे में आप सोचिए, अगर p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर हैं तो फिर तो हम कह सकते हैं इफ p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, overlapping between p orbitals will be now considered to be zero. Now there is no more overlapping between p orbitals. और आप सोचिए, अगर इन p orbitals के बीच में overlapping zero हो गई, तो फिर तो अब आप कह सकते हैं there will be no resonance interaction between carboxylic group and ring. फिर तो ring और carboxylic group के बीच में resonance भी zero हो जाएगा। और इस कंडीशन में जब ये resonance zero हो जाएगा, जहां पर हम resonance expect कर रहे थे, अगर वो expected resonance zero हो जाए, तो जीरो होने वाली इस कंडीशन को हमने नेम क्या दिया है, SIR। इसी को हम क्या नेम देते हैं, SIR देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप ध्यान देना, अब आप ध्यान दो, मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं। देखो, अगर आपके पास ये कंडीशन है, अगर आपके पास ये कंडीशन है, व्हेन p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बन ऑफ रिंग आर कंप्लीटली पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये एग्जैक्टली पैरेलल है, ऐसा कब होगा, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग सेम प्लेन में हो, तो p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे। p ऑर्बिटल्स अगर पैरेलल होंगे तो ओवरलैपिंग 100% होगी, ओवरलैपिंग 100% होगी तो रेजोनेंस भी 100% होगा, और रेजोनेंस अगर 100% हुआ तो इट विल बी कॉल्ड नो इफेक्ट। इस केस में हम कहेंगे देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। लेकिन अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से आउट जाता है, तो जैसे ही ये आउट जाएगा, दोनों p ऑर्बिटल्स की जो पैरेललिटी है वो डिस्टर्ब होगी। और अगर ये p ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी, और ओवरलैपिंग अगर डिक्रीज हुई तो रेजोनेंस डिक्रीज होगा, और रेजोनेंस डिक्रीज होने वाली कंडीशन को हम क्या नेम दे रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं देयर इज नो इफेक्ट, इस केस में आप कह सकते हैं देयर इज ऑर्थो इफेक्ट। और आप सोचिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर रिंग के प्लेन से 90 डिग्री रोटेट हो जाए, तो फिर दोनों के p ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आप कह सकते हैं नाउ देयर इज नो मोर ओवरलैपिंग बिटवीन p ऑर्बिटल्स। परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग जीरो होगी, तो फिर तो रेजोनेंस भी जीरो हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग के बीच में अगर रेजोनेंस जीरो हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो इफेक्ट कहेंगे। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं दिस इज नो इफेक्ट, दिस इज ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, एंड दिस इज SIR। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं SIR जो है वो ऑर्थो इफेक्ट का एक्सट्रीम कंडीशन है, ऑर्थो इफेक्ट का एक्सटेंशन है। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझना, देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग अगर कोप्लेनर है, अगर ये एग्जैक्टली सेम प्लेन में, तो फिर तो देयर विल बी नो इफेक्ट। लेकिन इस केस में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एटम्स के बीच में रिपल्शन होगा, और ये रिपल्शन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। और अगर इस स्ट्रेन को मिनिमाइज करना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम तो तब हो सकता है जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से 90 डिग्री आउट चला जाए। आप सोचिए, अगर ये 90 डिग्री रोटेट हो जाए, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस केस में इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, और डिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगी तो फिर तो रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा, और रिपल्शन अगर मिनिमम होगा तो स्ट्रेन भी मिनिमम हो जाएगा। स्ट्रेन अगर मिनिमम होगा तो इस केस में मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी हमें सबसे ज्यादा मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन आप सोचिए, इस केस में जब 90 डिग्री पर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रोटेट हुआ, अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर ये ग्रुप G 90 डिग्री पर रोटेट हो जाए, तो उस केस में आप कह सकते हैं स्ट्रेन तो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं रेजोनेंस का 100% लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर मॉलिक्यूल दो फैक्टर्स के बीच में फंसा हुआ है। बात समझना, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो दो फैक्टर्स के बीच में फंसा हुआ है। देखो, अगर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग के बीच में रेजोनेंस को मेंटेन करना चाहता है, बात समझना, अगर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिंग के बीच में 100% रेजोनेंस मेंटेन करना चाहता है, तो वहां पर मॉलिक्यूल को क्या प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है? प्रॉब्लम यहां पर अफेक्ट कर रही है रिपल्शन बिटवीन दीज ग्रुप्स। और अगर वो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करना चाहता है, अगर वो इस रिपल्शन को मिनिमम करना चाहता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से 100% आउट चला जाए। अब ऐसे में आप सोचिए,
अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के प्लेन से 100% आउट चला जाएगा तो फिर तो दोनों के पी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग जीरो। ओवरलैपिंग अगर जीरो है तो रेजोनेंस भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेजोनेंस को 100% मेंटेन करता है तो उस कंडीशन में रिपल्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा मिल रहा है, और अगर ये स्टेरिक स्ट्रेन को मिनिमम करता है तो उस केस में रेजोनेंस का 100% लॉस हो जाएगा। और आप सोचिए रेजोनेंस भी तो स्टेबिलिटी फैक्टर है ना, रेजोनेंस भी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। तो ऐसे में हो क्या रहा है, देखो स्ट्रेन से अगर बचता है तो रेजोनेंस का लॉस हो रहा है, और अगर रेजोनेंस को मेंटेन करता है तो स्ट्रेन स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल दो फैक्टर्स के बीच में फंसा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि अब होगा क्या, मॉलिक्यूल 100% रेजोनेंस को मेंटेन करेगा स्ट्रेन को बेयर करते हुए, या फिर स्ट्रेन को मिनिमम करेगा 100% रेजोनेंस के 100% लॉस के कॉस्ट पर। देखो अगर हम बात करें, अब समझना एक्चुअली मॉलिक्यूल यहां पर क्या करेगा, दोनों फैक्टर्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चलेगा। इस बात को समझना, रेजोनेंस यहां पर मॉलिक्यूल यहां पर क्या करेगा, दोनों फैक्टर्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चलेगा। बैलेंस इन द सेंस कि अगर यहां पर समझना बात को, अगर यहां पर दोनों ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक रिपल्शन कम है, स्टेरिक रिपल्शन अगर कम है, स्टेरिक रिपल्शन अगर कंसिडरेबल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप कह सकते हैं स्ट्रेन भी कम होगा। स्ट्रेन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम अफेक्ट होगी, और अगर स्टेबिलिटी कम अफेक्ट होती है तो मॉलिक्यूल उस स्ट्रेन को बेयर करते हुए अपने रेजोनेंस को 100% मेंटेन करेगा। लेकिन अगर ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन कंसिडरेबल है तो स्ट्रेन भी कंसिडरेबल होगा। स्ट्रेन अगर कंसिडरेबल होगा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी भी कंसिडरेबली अफेक्ट होगी, और अगर कंसिडरेबली अफेक्ट होगी तो ऐसे में मॉलिक्यूल क्या करेगा, बात समझना, इस केस में फिर मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी ज्योमेट्री में केवल इतना सा चेंज करेगा कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन चला जाए। बात समझना, ऐसे में मॉलिक्यूल क्या करेगा, इतना ही ज्योमेट्री में चेंज करेगा कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्शियली आउट चला जाए, जिससे क्या होगा, एडजेसेंट ग्रुप के साथ में कुछ रिपल्शन भी कम हो जाएगा, मतलब स्ट्रेन भी कम हो जाएगा, और रेजोनेंस का 100% लॉस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस के कुछ पार्शियल लॉस के बेसिस पर, ध्यान देना, रेजोनेंस के कुछ पार्शियल लॉस के कॉस्ट पर मॉलिक्यूल इस स्ट्रेन को क्या करेगा, कुछ कम कर देगा। लेकिन अब पॉइंट आता है कि अगर रिपल्शन और ज्यादा हुआ तो देखो, जितना ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, आप कह सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप उतना ज्यादा आउट ऑफ प्लेन जाएगा, और जितना ज्यादा आउट ऑफ प्लेन जाएगा रेजोनेंस का लॉस उतना ज्यादा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है देखो कि अगर ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन एक्सट्रीम हो जाए, बात समझना, अगर मॉलिक्यूल में स्ट्रेन एक्सट्रीम कंडीशन पर आ जाए तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, स्ट्रेन अगर एक्सट्रीम कंडीशन पर है तो उस केस में तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ज्योमेट्री में इतना चेंज करेगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेन चला जाए, और कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेन जाकर वो उस स्ट्रेन को मिनिमाइज कर देगा बाय 100% लॉस ऑफ रेजोनेंस। लेकिन मॉलिक्यूल रेजोनेंस का 100% लॉस तभी करेगा जब स्ट्रेन एक्सट्रीम कंडीशन पर हो। क्वेश्चन है वो स्ट्रेन एक्सट्रीम कंडीशन पर कब होगा, मतलब ऐसी कंडीशन कब आएगी जब स्ट्रेन एक्सट्रीम कंडीशन पर हो और मॉलिक्यूल अपने रेजोनेंस का 100% लॉस करे। क्योंकि आप सोचिए जब 100% लॉस करेगा तभी तो SIR की केस आएगी। लेकिन वो केस कब आएगा, मैंने कहा वो तभी पॉसिबल है, मॉलिक्यूल अपने रेजोनेंस का 100% लॉस तब करना चाहेगा जब स्ट्रेन एक्सट्रीम कंडीशन पर हो। क्वेश्चन है स्ट्रेन एक्सट्रीम कंडीशन पर कब होगा, उसके लिए अब मैं आपको बता रहा हूं केस नंबर 3। आप ध्यान देना, केस नंबर 3 में हम कंसिडर कर रहे हैं इस एडजेसेंट कार्बन पर कोई ग्रुप G1 प्रेजेंट है, और साथ में आप ध्यान देना यहां पर मैं एडजेसेंट कार्बन पर ग्रुप G2 ले रहा हूं। अब मैंने क्या किया, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर ग्रुप्स कंसिडर किए G1 एंड G2, और साथ में मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूं, ध्यान देना, साथ में मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूं ऑल द ग्रुप्स आर बल्की। यहां पर साथ में मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूं कि ये तीनों ही ग्रुप्स जो हैं वो बल्की ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं ग्रुप जितना बल्की होंगे उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। तो ऐसे में हम बात कर सकते हैं देखो कि अगर ये 3 ग्रुप्स कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट है, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हैं, तो ऐसे में आप कह सकते हैं इफ ऑल द 3 ग्रुप्स आर बल्की, तो फिर तो यहां पर इन ग्रुप्स के बीच में आप कह सकते हैं जो स्टेरिक होगा दैट विल बी हाई। यहां पर अब आप कह सकते हैं स्टेरिक जो होगा वो हाई स्टेरिक होगा,
और इसी तरह से ये ग्रुप्स भी अगर बल्कि हैं तो फिर तो यहां भी जो स्टेरिक होगा वो हाई स्टेरिक होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब ऐसे में आप सोचिए, अगर यहां पर 3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और तीनों ही ग्रुप्स अगर बल्कि हुए तो यहां भी स्टेरिक रिपल्शन हाई होगा, यहां भी स्टेरिक रिपल्शन हाई होगा। इनफैक्ट आप कह सकते हैं अब तो इस केस में क्या हुआ, ग्रुप जी जो है वो दोनों तरह से एक तरह से सैंडविच हो गया। इतना हाई रिपल्शन अगर हुआ तो फिर तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस हाई रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ज्योमेट्री में इतना चेंज करेगा कि जो ग्रुप जी है वो कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और आप सोचिए, अगर ग्रुप जी 90 डिग्री यहां पर रोटेट हो जाए तो फिर तो दोनों के पी ऑर्बिटल्स होंगे वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर अब हम बात करें कि इस केस में रिपल्शन बहुत हाई हो चुका है, स्ट्रेन बहुत हाई हो चुका है, तो मॉलिक्यूल अब इस ज्योमेट्री में देखो, मॉलिक्यूल इस केस में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमें कैसी मिलेगी, यहां पर अब ग्रुप जी जो हमें मिलेगा वो 90 डिग्री रोटेटेड मिलेगा। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं ये ग्रुप जी जो आपको मिलेगा वो अब आपको 100% यहां पर प्लेन से आउट मिलेगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ग्रुप जी जो है वो रिंग के प्लेन से 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। ऐसे में आप सोचिए, अगर ग्रुप जी यहां पर 90 डिग्री रोटेट हो चुका है तो फिर तो इस रिंग के कार्बन का पी ऑर्बिटल और ग्रुप जी का जो पी ऑर्बिटल होगा वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। ये कंडीशन आपको मिलेगी कब, जब दोनों एडजेसेंट कार्बन पर बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हो G1 एंड G2 एंड द ग्रुप G इज आल्सो अ बल्कि ग्रुप। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर हम बात करें कि इन दोनों पी ऑर्बिटल्स के अब कंडीशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं, इफ दीस p orbitals are perpendicular to each other there will be no overlapping between p orbitals। अब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि p orbitals की जो ओवरलैपिंग है वो जीरो हो चुकी है, और अगर ओवरलैपिंग जीरो है तो फिर तो ग्रुप जी और रिंग के बीच में जो रेजोनेंस होगा वो भी जीरो हो जाएगा। और ग्रुप जी और रिंग के बीच में अगर रेजोनेंस जीरो हुआ तो ध्यान देना, इसी नो रेजोनेंस वाली कंडीशन को हमने नेम दिया है SIR। इसी को हम बोलते हैं SIR। आया समझ में? लेकिन देखो SIR की कंडीशन आपको तब मिलेगी, मॉलिक्यूल अपने रेजोनेंस का 100% लॉस तब करेगा जब स्ट्रेन एक्सट्रीम कंडीशन पर हो। और वो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए क्या कंडीशन मैंने आपको बताई, 3 ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग एंड ऑल द 3 ग्रुप्स शुड बी बल्की। लेकिन अगर हमें स्ट्रेन इस एक्सट्रीम कंडीशन से कम मिला, जैसे ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर स्ट्रेन इसके कंपैरिजन में कम मिला तो ऐसे में मॉलिक्यूल क्या करेगा, दोनों फैक्टर्स के बीच में बैलेंस करके चलेगा। बैलेंस इन द सेंस कि यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये ग्रुप जी बस इतना ही आउट ऑफ प्लेन जाएगा। ध्यान देना, इस केस में ग्रुप जी जो होगा वो इतना ही आउट ऑफ प्लेन जाएगा कि इसका एडजेसेंट ग्रुप से कुछ रिपल्शन भी कम हो जाए और रेजोनेंस का 100% लॉस भी ना हो। और इस केस में आप कह सकते हैं कि अगर ये पार्शियली आउट ऑफ प्लेन गया तो फिर दोनों पी ऑर्बिटल्स के बीच में अब आप कह सकते हैं ना तो ओवरलैपिंग 100% होगी, ना ओवरलैपिंग जीरो होगी, इट विल बी इन बिटवीन, पार्शियल ओवरलैपिंग आपको मिलेगी। और इनके बीच में अगर हम बात करें कि अब यहां पर ओवरलैपिंग जो है वो ना तो जीरो है ना 100% है। चलिए ऐसा करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि इट इज लेस देन 100%। और अगर ओवरलैपिंग लेस देन 100% है तो फिर तो यहां पर आप कह सकते हैं रेजोनेंस भी एक्सपेक्टेड से आपको कम मिलेगा, लेस देन 100% मिलेगा। और रेजोनेंस अगर आपको एक्सपेक्टेड से कम मिला तो दिस इफेक्ट विल बी कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। इसी को हमने नेम दिया है ऑर्थो इफेक्ट। क्या बात समझ में आ गई? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ SIR एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन आप ध्यान देना, SIR आपको कब मिलेगा, जब स्ट्रेन एक्सट्रीम कंडीशन पर हो। और उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, 3 ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग एंड ऑल द 3 ग्रुप्स शुड बी बल्की। और ऑर्थो इफेक्ट कब मिलेगा, जब स्ट्रेन एक्सट्रीम कंडीशन पर ना हो बट स्ट्रेन शुड बी इन कंसिडरेबल कंडीशन। स्ट्रेन एक्सट्रीम पर हुआ तब तो SIR होगा, लेकिन अगर एक्सट्रीम ना होकर के स्ट्रेन आपको कंसिडरेबल मिला तो आपको मिलेगा ऑर्थो इफेक्ट। और अगर स्ट्रेन कंसिडरेबल नहीं है, बात समझना,
अगर स्ट्रेन कंसिडरेबल नहीं मिला तो फिर उस केस में ना तो ऑर्थो इफेक्ट होगा ना SIR होगा, उस केस में फिर हम बात करेंगे नो इफेक्ट की। क्या बात समझ में आ रही है? अब पॉइंट ये आता है कि हमने कहा भी ग्रुप्स के बीच में अगर रिपल्शन कंसिडरेबल हुआ, ग्रुप्स के बीच में अगर रिपल्शन कंसिडरेबल हुआ, स्ट्रेन अगर कंसिडरेबल हुआ, तभी हमें ऑर्थो इफेक्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेन कंसिडरेबल है या नहीं है? क्योंकि अगर हमने कहा कि स्ट्रेन इज नॉट कंसिडरेबल, बात समझना, अगर हम कह रहे हैं कि स्ट्रेन इज नॉट कंसिडरेबल, देयर विल बी नो इफेक्ट। इफ स्ट्रेन इज कंसिडरेबल, देयर विल बी ऑर्थो इफेक्ट, एंड इफ स्ट्रेन इज इन एक्सट्रीम कंडीशन, देयर विल बी SIR। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो चलो, एक्सट्रीम कंडीशन कब है? तब तो हमें वो कंडीशन तो हमें समझ में आ रही है कि 3 ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग एंड ऑल द 3 ग्रुप शुड बी बल्की। लेकिन क्वेश्चन है कि ऑर्थो इफेक्ट में जहां पर हम कह रहे हैं कि स्ट्रेन हमें कंसिडरेबल मिलेगा, तभी हम ऑर्थो इफेक्ट की बात करेंगे। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि अगर 2 ग्रुप्स रिंग पर प्रेजेंट है तो हमेशा उनके बीच में स्ट्रेन कंसिडरेबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ग्रुप कैसे हैं। तो क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेन कंसिडरेबल है या नहीं है? चलिए, उसके लिए मैं आपको केस बताता हूं, मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बताता हूं ऑर्थो इफेक्ट और SIR को आइडेंटिफाई करने के लिए। ध्यान देना, समझना इसको बहुत अच्छे से। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑर्थो इफेक्ट कब होगा, इसकी गाइडलाइन क्या है? फॉर ऑर्थो इफेक्ट मिनिमम 2 ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग। ऑर्थो इफेक्ट होने के लिए कम से कम 2 ग्रुप का होना जरूरी है, एंड आउट ऑफ द 2 ग्रुप्स एटलीस्ट one of the group should be bulky. For ortho effect, for ortho effect minimum 2 groups should be present on ring, and at least one of the group should be bulky। ये समझ में आ रहा है? कम से कम 2 ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट होना जरूरी है ऑर्थो इफेक्ट के लिए, और उन 2 ग्रुप में से कम 1 ग्रुप का बल्कि होना जरूरी है। मतलब आप देखो, अगर एक बल्कि ग्रुप है और अगर एक स्मॉल ग्रुप है, स्टिल ऑर्थो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। लेकिन अगर दोनों ही ग्रुप स्मॉल हो गए तो देयर विल बी नो ऑर्थो इफेक्ट। ये आप समझ ले। देखो, ऑर्थो इफेक्ट या SIR तभी आपको मिलेगा जब रिंग पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या बात समझ में आ रही है? और ऑर्थो इफेक्ट के लिए 2 ग्रुप में से कम 1 ग्रुप का बल्कि होना जरूरी है, और SIR के लिए तो मैंने आपसे कहा 2 नहीं 3 ग्रुप होने चाहिए, और तीनों ही ग्रुप बल्कि होने चाहिए। इस बात को समझ लें, इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट एंड SIR दीज आर ऑलवेज ऑब्जर्व्ड ऑन बल्कि ग्रुप्स। ये हमेशा बल्कि ग्रुप्स पर ही आपको मिलेंगे। और इस बात को भी समझ लेना, ड्यू टू रिपल्शन इट इज बल्कि ग्रुप दैट ऑलवेज मूव्स आउट ऑफ प्लेन। हमेशा ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ प्लेन जो मूव करता है वो हमेशा बल्कि ग्रुप मूव करता है, स्मॉल ग्रुप कभी भी आउट ऑफ प्लेन मूव नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप समझ लेना, इट इज ऑलवेज बल्कि ग्रुप दैट मूव्स आउट ऑफ प्लेन टू डिक्रीज स्टेरिक स्ट्रेन। हमेशा बड़ा ही ग्रुप प्लेन से आउट मूव करता है, स्मॉल ग्रुप नेवर मूव आउट ऑफ प्लेन। स्मॉल ग्रुप कभी भी आउट ऑफ प्लेन मूव नहीं करता है। स्टेरिक रिपल्शन में कौन सा ग्रुप आउट ऑफ प्लेन मूव करेगा? ऑलवेज बल्कि ग्रुप। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके बाद में अगर बात की जाए SIR की, ये SIR की कंडीशन है। 3 ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग एंड ऑल द 3 ग्रुप शुड बी
बल्कि। और देखो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन पर होने चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पर होंगे तभी रिपल्शन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं इसको फाइनली आपको कंक्लूड कर देता हूँ। ऑर्थो इफेक्ट के लिए मिनिमम 2 ग्रुप्स होने चाहिए, एंड आउट ऑफ 2 ग्रुप्स एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप शुड बी बल्कि। एंड फॉर SIR 3 ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग एंड ऑल द 3 ग्रुप शुड बी बल्कि। ये गाइडलाइंस अगर आपके माइंड में है तो फिर किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर आप इजीली पहचान पाओगे कि उस मॉलिक्यूल में नो इफेक्ट की कंडीशन है, ऑर्थो इफेक्ट की कंडीशन है, या फिर SIR की कंडीशन है। चलिए मैं कुछ केसेस बोलता हूं, आप मुझे बताते जाएं नो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट या SIR। ध्यान देना, मैं कंडीशन मैं केस बोल रहा हूं मॉलिक्यूल का, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये पहचानना है आपको कि देयर इज नो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट और SIR। चलिए बेंजीन मॉलिक्यूल, अगर बेंजीन मॉलिक्यूल आपको दिया जाए तो विच कंडीशन विल बी ऑब्जर्व इन द मॉलिक्यूल, SIR, नो इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट। तो अगर बेंजीन दिया है तो देयर विल बी नो इफेक्ट। चलिए, इफ वन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग एंड दैट इज स्मॉल, इफ वन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग एंड दैट इज स्मॉल, क्या इफेक्ट होगा, क्या कंडीशन होगी? आंसर है नो इफेक्ट। चलिए, इफ वन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग एंड दैट इज बल्कि, इफ वन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग एंड दैट इज बल्कि, बोले क्या होगा इस केस में? आंसर है नो इफेक्ट, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट या SIR होने के लिए, देखो ऑर्थो इफेक्ट होने के लिए मिनिमम 2 ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट ऑन रिंग, और SIR के लिए तो 3 ग्रुप चाहिए। तो अगर एक ही ग्रुप है तो वॉट एवर इज द टाइप ऑफ ग्रुप, वेदर इज इट स्मॉल और बल्कि, देयर विल बी नो इफेक्ट। चलिए अब बात करते हैं, 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग एंड बोथ आर स्मॉल। बात समझना, 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग एंड बोथ आर स्मॉल, बोलिए क्या होगा इस केस में? ऑर्थो इफेक्ट? नो, आंसर है नो इफेक्ट, क्योंकि अगर दोनों ही ग्रुप स्मॉल हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट होने के लिए बल्कि ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी है। और मैंने लिखा भी है, आउट ऑफ द 2 ग्रुप्स 2 ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग एंड आउट ऑफ द 2 ग्रुप्स एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप शुड बी बल्कि। दोनों ग्रुप में से कम एक का बल्कि होना जरूरी है। तो अगर 2 ग्रुप हैं और दोनों ही स्मॉल हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट केस, 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग एंड वन इज बल्कि। यस, अब यहां पर होगा ऑर्थो इफेक्ट, यहां से ऑर्थो इफेक्ट की कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है। 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग एंड वन इज बल्कि। ऐसे में अगर दूसरा स्मॉल भी है तब भी हम कहेंगे यस, ऑर्थो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। और इन ग्रुप्स में रिपल्शन की वजह से कौन सा ग्रुप आउट ऑफ प्लेन मूव करेगा? बल्कि ग्रुप। ध्यान रखना है, स्मॉल ग्रुप कभी भी आउट ऑफ प्लेन मूव नहीं करेगा, इट इज ऑलवेज बल्कि ग्रुप दैट मूव्स आउट ऑफ प्लेन। चलिए अब बात करते हैं, 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग एंड बोथ आर बल्कि। 2 ग्रुप रिंग पे प्रेजेंट है और दोनों ही बल्कि है, क्या होगा इस केस में? SIR? नो, ध्यान देना, SIR का केस कब मिलता है? जब हमें 3 ग्रुप्स रिंग पे प्रेजेंट मिलते हैं। अगर 2 ग्रुप हैं दोनों ही बल्कि हैं तो हम कहेंगे ऑर्थो इफेक्ट। अब एक पॉइंट ये आता है कि सर आपने इससे प्रीवियस केस में कहा कि 2 ग्रुप्स, वन इज बल्कि वन इज स्मॉल, तब भी ऑर्थो इफेक्ट। 2 ग्रुप्स बोथ आर बल्कि, तब भी ऑर्थो इफेक्ट। फिर डिफरेंस क्या है? तो अगर दोनों ही ग्रुप बल्कि हैं तो जो ऑर्थो इफेक्ट होगा वो प्रीवियस केस के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब इस केस में बल्कि ग्रुप जो होगा वो कुछ ज्यादा आउट ऑफ प्लेन मूव करेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ऑर्थो इफेक्ट का एक्सटेंशन बढ़ जाएगा एक तरह से। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नाउ 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग, 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग एंड ऑल आर स्मॉल, बोले क्या होगा? आंसर है नो इफेक्ट। अगर तीनों ही स्मॉल हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इफेक्ट होने के लिए बल्कि ग्रुप्स की रिंग पर प्रेजेंस जरूरी है। तो इफ 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग बट ऑल द 3 ग्रुप्स आर स्मॉल, देयर विल बी नो इफेक्ट। चलिए 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग, वन इज बल्कि, आंसर है ऑर्थो इफेक्ट। 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग, 2 आर बल्कि, आंसर है ऑर्थो इफेक्ट। एंड 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग, ऑल आर बल्कि, SIR। तो इस तरह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में नो इफेक्ट होगा, ऑर्थो इफेक्ट होगा या SIR होगा। ये जो केसेस मैंने आपको बताया, इन केसेस को आप अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, ऑर्थो इफेक्ट या SIR को कैसे अप्लाई करना है वो तो बात की बात है। पहले यही नहीं समझ में आता है कि ऑर्थो इफेक्ट है या नहीं है, SIR है या नहीं है, तो एकदम मैं आपको क्लियर इसका विजन आपको रहे, ये कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, केसेस में आपको सारे बता रहा हूँ, ताकि आप मॉलिक्यूल को देखते आपको समझ में आ जाए कि ऑर्थो इफेक्ट वाला केस है, SIR वाला केस है या फिर नो इफेक्ट वाला केस है। अब एक लास्ट पॉइंट ये आता है कि इसका मतलब हमें मॉलिक्यूल में ग्रुप को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि नो इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट है या SIR है। और हमने कहा कि ऑर्थो इफेक्ट होने के लिए कम से कम 2 ग्रुप होने जरूरी है एंड एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप शुड बी बल्कि। और SIR के लिए 3 ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग एंड ऑल द 3 ग्रुप शुड बी बल्कि। अब एक लास्ट पॉइंट ये आता है कि हम ये तो देख लेंगे कि ग्रुप कितने प्रेजेंट है,
लेकिन क्वेश्चन है ये कैसे समझ में आएगा कि ग्रुप स्मॉल ग्रुप है या बल्की ग्रुप है। देखो स्मॉल या बल्की ग्रुप को हम लॉजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल या बल्की ग्रुप के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है कि कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप डिसाइड कर पाएं कि ग्रुप स्मॉल है या बल्की है। इसके लिए आपको डायरेक्ट मैं ग्रुप्स नोट करवा रहा हूँ और वो ग्रुप की लिस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए। वो ग्रुप आपको याद रखने होंगे। मैं आपको स्मॉल और बल्की दोनों की लिस्ट में आपको नोट करवा रहा हूँ, दोनों की लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में आपको दे रहा हूँ, जो ग्रुप्स में आपको बता रहा हूँ। अगर उन ग्रुप्स का आइडिया आपको है तो डेफिनेटली आप इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और देखो जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, अगर कोई नया ग्रुप भी आपके सामने आ जाता है तो जो लिस्ट आपके पास है उसमें आप कंपेरेबल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाएंगे आसानी से कि हम ग्रुप को स्मॉल की कैटेगरी में रखें या फिर बल्की की कैटेगरी में रखें। तो लिस्ट में आपको बता रहा हूं स्मॉल एंड बल्की ग्रुप दोनों की। नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, NR2 ग्रुप, NH3 प्लस ग्रुप, all alkyl groups, and among 4 halogens, last 2 halogens, bromine and iodine, साइज बड़ा होगा उनका। सो ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ बल्की ग्रुप्स के लिए। जो बल्की ग्रुप की कैटेगरी में नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, डायल्काइलामाइन, NR2 ग्रुप, अमोनियम ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में ध्यान देना ऑल अल्काइल ग्रुप राइट फ्रॉम मिथाइल ग्रुप आर बल्की ग्रुप्स, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और कुछ स्मॉल ग्रुप के एग्जांपल भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। इट इज NH2 ग्रुप दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ स्मॉल ग्रुप, साइनाइड इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ स्मॉल ग्रुप, fluorine and chlorine, first 2 halogens, these are also considered as small groups। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल ग्रुप एंड बल्की ग्रुप की लिस्ट है। बस अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कब मॉलिक्यूल में नो इफेक्ट की कंडीशन है, कब ऑर्थो इफेक्ट की कंडीशन है और कब SIR की कंडीशन है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इफेक्ट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड ऑन बल्की ग्रुप्स एंड इट इज ऑलवेज बल्की ग्रुप दैट मूव्स आउट ऑफ प्लेन। फॉर ऑर्थो इफेक्ट मिनिमम 2 ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग and at least one of the groups should be bulky, and for SIR 3 groups should be present on ring and all the 3 groups should be bulky। so this is the concept of ortho effect and SIR। बस अब रेजोनेंस से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने सारे कवर कर लिए और अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। और एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो एप्लीकेशंस अब हम स्टार्ट करेंगे। और एप्लीकेशंस में सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, राइट।